हाँ जी मेरे सीए इंटर के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एक जबरदस्त विजडम सेशन में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत जबरदस्त हूं। दोस्तों हमने कल से अपना विजडम सेशन शुरू किया है। कल मैंने चैप्टर नंबर 5 एक आर के अंदर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कवर किया था, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। शायद हार्डली मुझे 30 मिनट्स लगेगा, जिसमें मैं पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगा अलोंग विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यानी कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको एक क्वेश्चन लगाए तो उसके 3-4 टेक्निकल पॉइंट कवर हो जाए, वैसे वाले। अगर जिसको नहीं पता है कि विजडम सेशन क्या है दोस्तों, विजडम सेशन का मतलब होता है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन। सिलेबस में जितनी सारी चीजें वो सब जरूरी है आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है उसको हम बोलते हैं विजडम सेशन। इसके पहले दोस्तों मैंने इस प्रकार के कंटेंट यूट्यूब पे डाल रखे। विजडम सेशन की बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 4 का विजडम सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। एलएलपी फेमा जीसीए का भी विजडम सेशन मैंने डाल रखा है। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी सर रिमेनिंग चैप्टर के विजडम सेशन डाल दो, जैसे कि चार्जेस हो गया, डिपॉजिट हो गया, इन सब के विजडम सेशन रोज आपको मिलते जाएंगे। दोस्तों आप ये सारे कंटेंट को देख सकते हो, इनकी प्लेलिस्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकता हूं। ये वाले कंटेंट में मैंने 40 मार्क्स का 50 मार्क्स का कवरेज किया मात्र 4 चैप्टर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के साथ। लास्ट के 4 चैप्टर इसमें मिलते हैं आपको, एलएलपी, फेमा, जीसीए और आईओएस। बहुत जबरदस्त है, 4 चैप्टर और 50 मार्क्स अंदर। लेट स्टार्ट दोस्तों, बट बिफोर वी मूव अहेड दोस्तों, चैनल पे न्यू हो डू सब्सक्राइब मैन। आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, बस आप एक लेक्चर देख लो आपको समझ में आ जाएगा। एंड हिट द लाइक बटन बिफोर मी मूव अहेड। और उसके बाद दोस्तों लेक्चर खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। लेट अस बिगिन दोस्तों। चैप्टर नंबर 6 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपने हैंड रिटन नोट्स की ओर। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि चार्ज के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले चार्ज में आपको समझना पड़ेगा। चार्ज एक ब्रॉडर टर्म है, इस पे प्लेज भी आता है, मॉर्गेज भी आता है, हाइपोथिकेशन भी आता है। प्लेज में क्या होता है, आप गुड्स का पोजीशन सामने लेंडर को दे देते हो, जब तक आप उसका पैसा पे नहीं करते तब तक वो आपके गुड्स को रखता है। मॉर्गेज में क्या करते हो, आप टाइटल डीड्स को डिपॉजिट कर देते हो, यानी कि आपकी लैंड, आपकी बिल्डिंग, उसकी प्रॉपर्टी का पेपर आप जमा कर देते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब आप सिक्योरिटी क्रिएट करते हो मॉर्गेज बोलते हैं। हाइपोथिकेशन भी गुड्स का ही होता है, बट इस पे होता क्या है, गुड्स की पोजीशन जो है वो बोरोवर के पास ही रहती है। जैसे मान लीजिए आपने फाइनेंस में कोई कार खरीद के ली, तो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है हाइपोथिकेटेड। इसका मतलब ये होता है कि अभी गाड़ी फाइनेंस पे ली गई है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आप बैंक को पे करते जाएंगे। जब आप पूरा पैसा बैंक को पे कर देते हैं तो एक और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है जिसपे हाइपोथिकेटेड नहीं लिखा होता। उसका मतलब यही होता है कि अब ये जो गाड़ी है ये चार्ज फ्री है। जब तक वो गाड़ी में हाइपोथिकेटेड लिखा उसके सर्टिफिकेट में, इसका मतलब जब आप ईएमआई पे करना बंद करोगे, बैंक आपकी गाड़ी को सीज करके ले जाके बेच सकती है। अब आते हैं दोस्तों डेफिनेशन में। डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लास 16 पे दिया हुआ कहता है, क्या है भैया डेफिनेशन, बोले चार्ज का मतलब होता है कोई भी इंटरेस्ट यानी कि स्वार्थ या लियन। लियन गुड्स में ही होता है। लियन का मतलब होता है कि पोजीशन को रिटेन करके रखना जब तक पैसा नहीं मिलता, और लियन शब्द सिर्फ गुड्स के लिए ही यूज होता है। तो इंटरेस्ट या लियन किस पे, प्रॉपर्टी और असेट में, कंपनी की अंडरटेकिंग में, या दोनों में। अब प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, टेंजेबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। अंडरटेकिंग का मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है भाई, पेट्रोलियम का भी धंधा है, टेलीकम्युनिकेशन का भी धंधा है, कपड़ों का भी धंधा है, फुटवेयर का भी धंधा है। तो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस पे चार्ज क्रिएट कर देना कि भैया देखो पैसे वापस नहीं दिए तो ये बिजनेस को ही बेच के पैसा वसूल लेना, उसको बोलते हैं अंडरटेकिंग। या दोनों में आप क्या क्रिएट कर रहे हो, सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो। लेकिन ध्यान रखना ये सब कुछ कंपनी का होना चाहिए। एक इंडिविजुअल अपने किसी गुड्स पे चार्ज क्रिएट कर रहा है, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से चार्ज नहीं माना जाएगा। कंपनी की एसेट, कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी की अंडरटेकिंग या दोनों पे अगर आपका लियन या इंटरेस्ट, स्वार्थ क्रिएट हो रहा है, इसको बोला जाता है चार्ज। और यही चार्ज को आपको रजिस्टर कराना होता है। ठीक है सर, इसमें मॉर्गेज भी आता है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी अगर आप चार्ज क्रिएट करोगे तो उसको भी चार्ज माना जाएगा। सर अलग से क्यों लिखा है, अलग से इसलिए लिखा है, अगर आप मीन्स वाली डेफिनेशन में जाओगे तो कहीं पे भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज होगा कि नहीं होगा, इसलिए इंक्लूड्स अलग से बोल के मॉर्गेज बोला है। ठीक है सर, चलते हैं दोस्तों 77 में। 77 में टोटल 4 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन कंपनी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन लगाता है कि जब जब आप चार्ज क्रिएट करोगे उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा।
दूसरा वाला सबसेक्शन बोलता है कि जब आप चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराओगे आरओसी के पास तो आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज देगा। तीसरा और चौथा सबसेक्शन जो है ये हमको बताता है कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आप चार्ज को रजिस्टर नहीं कराते हो तो क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, हर कंपनी जो भी चार्ज क्रिएट कर रही है उसको रजिस्टर कराना है पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज। पर्टिकुलर्स मतलब किसके फेवर पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो, कितना अमाउंट उससे उधार में लियो, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कौन सी जमीन, कौन सा गुड्स, कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपने चार्ज क्रिएट किया एंड सो ऑन। कंपनी और चार्ज होल्डर के द्वारा साइन होगा। आपको अलॉन्ग विथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज इसको रजिस्टर करना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज यानी कि लोन एग्रीमेंट जिसपे सारी बातें लिखी हुई है, वो भी साथ में आरओसी के पास जाएगा। अब आप आरओसी को जब आप अप्लाई करोगे तो दो फॉर्म है, एक CHG1 है और एक CHG9 है। यानी कि आपके पास डिबेंचर के थ्रू पैसा आ रहा है तो CHG9 पे आप आरओसी को अप्लाई करोगे। डिबेंचर के अलावा आप लोन ले रहे हो बैंक से, डिबेंचर इश्यू नहीं कर रहे हो, तो CHG1 के थ्रू आपको जाना पड़ेगा चार्ज क्रिएट करने के लिए, एप्लीकेशन के लिए। तो CHG1 और CHG9 कितने दिन में जाएंगे सर? 30 डेज में जाएंगे जब से आपने चार्ज क्रिएट किया है। ठीक है सर, यहां तक हुआ। अब एक सवाल है, कंपनी है ACT लिमिटेड, वो एक अमेरिकन बैंक को अप्लाई कर रही है अमेरिका में कि $100 का, $1000 का हमको लोन दे दो। सिक्योरिटी क्रिएट कर रही है अमेरिका के ऑफिस पे, यानी कि ACT लिमिटेड का अमेरिका में एक ब्रांच है, उस अमेरिका में जहां ब्रांच है, जो ऑफिस है, उसको सिक्योरिटी पे डाल रही है और लोन भी अमेरिका वाली बैंक से ले रही है। कहने का मतलब सर चार्ज क्रिएट भी बाहर हो रहा है अमेरिका वाली बैंक में, और जो प्रॉपर्टी है वो भी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। क्या 77 लगेगा? 110% लगेगा। इसके ऊपर दो सवाल मेरे क्वेश्चन बैंक में थे, पढ़ते ही आपको समझ में आएगा। तो चार्ज चाहे इंडिया पे क्रिएट हो चाहे इंडिया के बाहर क्रिएट हो, चार्ज चाहे इंडिया की प्रॉपर्टी पे हो चाहे इंडिया की बाहर की प्रॉपर्टी पे हो, सेक्शन 77 लगेगा। बस इतना ध्यान रखना, चार्ज क्रिएट करने वाली कंपनी इंडिया वाली होनी चाहिए। प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है, चार्ज कहां क्रिएट कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी इंडिया वाली है जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, तो डजंट मैटर प्रॉपर्टी मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजेबल है, इनटेंजेबल है, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, चार्ज इंडिया में क्रिएट कर रहे हो चाहे इंडिया के बाहर क्रिएट कर रहे हो, 77 लगेगा। ठीक है सर, मूवेबल, इनमूवेबल, टेंजेबल, इनटेंजेबल, आउटसाइड इंडिया, इनसाइड इंडिया, कहीं पे भी चार्ज क्रिएट करो, कंपनी इंडिया वाली होनी चाहिए। जैसे ही चार्ज क्रिएट करोगे 77 लगेगा। चार्ज क्रिएट करने से आपको 30 डेज के अंदर इसको रजिस्टर कराना है। क्यों दिखाया आपने इसको अलग से सर? मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। अब आते हैं सेक्शन 77 सबसेक्शन नंबर 1 के पहले प्रोविजन में, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अब कहता है भाई देखो, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला, चार्ज जैसे ही आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे, क्रिएट करने से कितना दिन? 30 डेज में। ये बात कहां लिखी? 77(1) पे कि आपको रजिस्टर कराना है। मान लो आपने 30 डेज में नहीं किया तो कहता है 60 डेज मिलेगा। 60 डेज कहां से? क्रिएशन ऑफ चार्ज से। तो ये 60 डेज तो क्रिएशन ऑफ चार्ज से ही है, तो पहला 30 दिन 77(1) पे था, फिर 77(1) का फर्स्ट प्रोविजन कहता है 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन। तो अल्टीमेटली आपको नेक्स्ट 30 डेज मिल रहा है। आप एप्लीकेशन करोगे आरओसी को, आरओसी आपको अलाउ कर देगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। ठीक है सर, अब सेकंड प्रोविजन में आते हैं। सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है भैया? देखो 77(1) पे आप जब चार्ज क्रिएट कर रहे थे 30 डेज में नॉर्मल फीस लग रही थी, 60 डेज में कर रहे थे यानी कि नेक्स्ट 30 डेज में आपको यहां पे एडिशनल फीस देनी पड़ती है। अब इसमें भी नहीं किए तो अब कहता है, अब आप फिर से सेकंड प्रोविजन कहता है सेक्शन 77 सबसेक्शन नंबर 1 का सेकंड प्रोविजन, आप आरओसी को फिर अप्लाई करो कि आरओसी पहले 30 दिन में भी नहीं हुआ, फिर अगले 30 दिन में भी नहीं हुआ, अब हमको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो। आरओसी आपको अलाउ कर देगा फर्दर 60 डेज, फर्दर 60 डेज यानी कि और 60 डेज देगा, लेकिन यहां पे नॉर्मल फीस भी लगेगी, एडिशनल फीस भी लगेगी, एडवोलेरम भी लगेगी। एडवोलेरम का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन वैल्यू, जितने अमाउंट का चार्ज आप रजिस्टर करा रहे हो उसका सर्टन परसेंटेज आपको फीस देनी पड़ेगी। तो नॉर्मल भी, एडिशनल भी, एडवोलेरम भी लगेगी। ठीक है सर, तो पहला 77(1) 30 दिन, उस पे नहीं हुआ तो 77(1) का पहला प्रोविजन और 30 दिन, उस पे भी नहीं हुआ तो 77(1) का सेकंड प्रोविजन और 60 दिन, टोटल 120 दिन आपको मिलते हैं। ठीक है सर, अब आते हैं सर थर्ड प्रोविजन में। थर्ड प्रोविजन क्या बोलता है, ध्यान से समझना। एसीटी लिमिटेड है सर, 50 लाख का इसने लोन लिया एसबीआई से, 55 लाख का लोन लिया एचडीएफसी से। दोनों को सेम लैंड में क्या क्रिएट किया? चार्ज क्रिएट किया। ठीक है सर, कब क्रिएट किया? एसबीआई के फेवर पे किया 1 अप्रैल 2025 को और एचडीएफसी के फेवर में किया 1 मई 2025 को। अब सवाल आता है,
पहला चार्ज कौन क्रिएट हुआ? 1 अप्रैल वाला पहला चार्ज है। 1 मई वाला कौन सा चार्ज है? दूसरा चार्ज है। ठीक है सर, जो 1 अप्रैल वाला चार्ज है अभी तक ये रजिस्टर नहीं हुआ, जबकि ये पहले रजिस्टर हो जाना चाहिए था। जो 1 मई वाला चार्ज है ये रजिस्टर हो गया 29 मई को। अब ध्यान से समझना, चार्ज कौन सा पहले क्रिएट हुआ है इससे मतलब नहीं है, चार्ज पहले रजिस्टर कौन सा हुआ इससे मतलब है। सर क्रिएट ये पहले हुआ लेकिन रजिस्टर ये पहले हो गया और ये अभी भी अनरजिस्टर्ड है। तो कहता है देखो, अब अगर एसीटी लिमिटेड का लिक्विडेशन होता है, वाइंडिंग अप होता है, लैंड सेल किया, जो कितने की लैंड थी? ये वाली 56 लाख रुपीस आए, तो पहला राइट किसको मिलेगा? एचडीएफसी को मिलेगा। आप ये नहीं बोलोगे नहीं सर एसबीआई के फेवर पे तो चार्ज पहले क्रिएट हुआ था, बाद में एचडीएफसी के फेवर पे क्रिएट हुआ था। किसके फेवर पे चार्ज पहले क्रिएट हुआ था इससे मतलब नहीं है, चार्ज रजिस्टर किसका पहले हुआ? एचडीएफसी का। तो कहता है देखो, सब्सिक्वेंट रजिस्टर्ड चार्ज जो है एचडीएफसी का, जो बाद में रजिस्टर हुआ, उसको प्रायोरिटी मिलेगी ओवर द प्रीवियस अनरजिस्टर्ड चार्ज। एसबीआई के अनरजिस्टर्ड चार्ज के ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी किसको? एचडीएफसी के रजिस्टर्ड चार्ज को। अब कहता है 77(1) का 4th प्रोविजो, सर पहले प्रोविजो में एक्स्ट्रा 30 दिन मिल रहे थे, दूसरे प्रोविजो में एक्स्ट्रा 60 दिन मिल रहे थे, तीसरे प्रोविजो में हमने पढ़ा सब्सिक्वेंट रजिस्टर्ड चार्ज को प्रायोरिटी मिलेगी प्रीवियस अनरजिस्टर्ड चार्ज में। अब मैं पढ़ा रहा हूं 4th प्रोविजो। 4th प्रोविजो बोलता है कि 77(1) कुछ चार्जेस पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन से चार्ज? बोले जब आरबीआई जो है बैंकिंग कंपनी को लोन देती है सेक्शन 17(4)D के अंदर, आरबीआई एक्ट के अंदर। सर ये कब देती है? 17(4)D के अंदर क्या है? जब बैंकिंग कंपनी को कैश क्रंच होता है, टेम्पररी लोन लेती है आरबीआई से, या इमरजेंसी के समय में आरबीआई बैंकिंग कंपनी को लोन दे रही है और बैंकिंग कंपनी आरबीआई के फेवर पे कोई चार्ज क्रिएट कर रही है, इस चार्ज के ऊपर सेक्शन 77(1) नहीं लगेगा, यानी कि इसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन का मतलब जो आपका लोन एग्रीमेंट रहेगा उस पर सारे अमाउंट बराबर लिखे क्या, कि कितने अमाउंट का आपने लोन लिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, कौन सी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया, उसका एरिया कितना है, कौन से लोकेशन में सिचुएटेड है, एंड सो ऑन। ये सारी बातें सही साफ सुथरी लिखी है क्या, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। अब ध्यान से समझना, अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, अब आउटसाइड इंडिया, इंडिया का बंदा तो वेरीफाई नहीं करेगा, तो कहता है देखो एक सर्टिफिकेट लगेगा वेरिफिकेशन के लिए, कंपनी की कॉमन सील पे हो सकता है, कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेट को साइन कर सकता है, चार्ज होल्डर का यानी कि जो क्रेडिटर है उसके द्वारा ऑथराइज कोई पर्सन हो सकता है, वो एक वकील भी हो सकता है। और क्योंकि कंपनी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो कंपनी के अलावा हो, कंपनी के अलावा। अब कौन होगा? अब बाहर अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो कोई एक इंडिपेंडेंट पर्सन रहेगा जो चार्ज होल्डर जिसको ऑथराइज करेगा, जो कंपनी की तरफ से नहीं रहेगा, वो वेरीफाई करेगा कि कंपनी जो बाहर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस पर चार्ज क्रिएट कर रही है, उसकी वैल्यू इतनी है भी क्या कि उस पर सिक्योरिटी क्रिएट किया जा सके, कहां पे लोकेटेड है, कितनी उसकी कीमत है, कितने स्क्वायर फीट में है, एंड सो ऑन। एक इंडिपेंडेंट पर्सन रहेगा, वो आउटसाइड इंडिया का भी हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो डायरेक्टर या सीएस दोनों में से कोई एक साइन कर ले जो कंपनी का है, या चार्ज होल्डर का कोई पर्सन रहे। ठीक है सर, अब मैं 77(2) पे चलता हूं। आपने आरओसी को CHG1 या CHG9 पे अप्लाई किया, सारे पर्टिकुलर्स दिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज दिया, कंपनी के द्वारा साइन था, चार्ज होल्डर के द्वारा साइन था। आरओसी अब उसको रजिस्टर करेगा और रजिस्टर करके आपको देगा CHG2, रजिस्टर करके आपको देगा CHG2। इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, और ये सर्टिफिकेट एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस रहेगा कि कंपनी ने चैप्टर 6 का पूरा कंप्लायंस किया है। नो फर्दर क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है सर, अब कॉन्सिक्वेंसेस, नहीं रजिस्टर कराया तो क्या होगा? सब सेक्शन 3 बोलता है चार्ज वॉइड हो जाएगा क्रेडिटर के, लिक्विडेटर और बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या मतलब? अरे भाई साहब, कल को मान लो कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, आपका चार्ज क्रिएट जरूर हुआ लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ, तो बैंकर, क्रेडिटर, लिक्विडेटर, आप सब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाओगे। चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो अनसिक्योर्ड। लेकिन सबसेक्शन 4 कहता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज वैलिड है। क्यों वैलिड है? अरे भैया, माना चार्ज क्रिएट हुआ था, रजिस्टर नहीं हुआ, तो आपने क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड बोल दिया। इसका यह मतलब थोड़ी है कंपनी कि आपकी रीपेमेंट की लाइबिलिटी ही खत्म हो गई। रीपेमेंट की लाइबिलिटी रहेगी, यानी कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज से कंपनी की लाइबिलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुमको तो पैसे देने ही है। बस जो क्रेडिटर है उसको क्या स्टेटस मिलेगा? अनसिक्योर्ड। साथ साथ में दोस्तों सेक्शन 86 बोलता है भैया पनिशमेंट अलग लगेगी क्योंकि चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ। 5 लाख रुपए कंपनी को, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000, और कोई जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन देके चार्ज रजिस्टर कराने की कोशिश किया तो 447 फ्रॉड में लायबल रहेगा, जो अपन ने चैप्टर 3 पे पढ़ा है। ठीक है सर,
अब बात आती है दोस्तों, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, हालांकि ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है, मैं फटाफट आपको बता देता हूं। 2 नवंबर 18 को अमेंडमेंट आया था, तो वहां से 30 दिन प्लस 30 दिन प्लस 60 दिन, ये जो 120 दिन टोटल मिला ना, पहले 30 डेज 77(1) पे, फिर 77(1) के फर्स्ट प्रोविजन में और 30 दिन, फिर 77(1) के सेकेंड प्रोविजन में और 60 दिन, ये 2 नवंबर 2018 से आया था। 2 नवंबर 2018 से पहले क्या होता था, एक तो ओरिजिनल 30 दिन होता था, और जहां पे यहां पे आप 60 दिन पढ़ रहे हो वहां पे 300 दिन हुआ करते थे, यहां पे भी एडिशनल फीस लगती थी। जैसे ही 2 नवंबर को ये अमेंडमेंट आया तो बोले या तो 300 दिन में रजिस्टर कर लेना, या तो जब से अमेंडमेंट आया है 2 नवंबर से, वहां से 6 महीने में कर लेना अगर 300 दिन पे नहीं कर पाते हो तो। आइए इसके बारे से बात करते हैं। चार्ज क्रिएट किया 12 जनवरी 2019 को, ठीक है सर। कंपनी को रियलाइज हो रहा है 2 मार्च को कि भैया हमने आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर ही नहीं किया है, बताइए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा। और कहता है मान लीजिए ये 12 जनवरी 2019 को ना क्रिएट होता, 18 को होता, तो आपका क्या कहना है। तो मैंने दोनों तरफ एक लिख लिया बात, ये 2019 का है, ये 2018 का है। अब जो 19 वाला है ये तो आफ्टर 2/11/18 है, यानी कि अमेंडमेंट के बाद है, तो भैया इसको रजिस्टर हो जाना था 30 दिन में। कब रजिस्टर हो जाना था, 12 जनवरी से 30 दिन में 11 फरवरी को हो जाना था, लेकिन आपने 11 फरवरी को किया ही नहीं, आपको तो याद ही 2 मार्च को आया कि हमने चार्ज रजिस्टर नहीं किया। तो कहता है अब आप 60 डेज में चले जाओ, 60 डेज यानी कि 13 मार्च तक आप रजिस्टर करा सकते हो, आपको नॉर्मल फीस के साथ एडिशनल देनी पड़ेगी। लेकिन चार्ज क्रिएट किया अगर आपने 12 जनवरी 18 यानी कि आपने अमेंडमेंट आने के पहले चार्ज क्रिएट किया, तो यहां पे आपको 300 दिन में चार्ज को रजिस्टर करना था, यानी कि 8 नवंबर 2018 तक। नहीं किया कोई बात नहीं, अमेंडमेंट कब आया था, 2/11/18 को, 2/11/18 से 6 महीने में आप रजिस्टर कर सकते हो, यानी कि 1 मई 2019 तक कंपनी को ये चार्ज रजिस्टर करना है, नॉर्मल प्लस एडिशनल फीस। अब आगे चलते हैं। 12 जनवरी 2019 को चार्ज क्रिएट किया, 2 मार्च 19 को कंपनी को याद आ रहा है कि हमने आरओसी के पास इसको रजिस्टर नहीं कराया, बताइए प्रोसीजर क्या होगा। और ये भी बताइए कि अगर ये 12 जनवरी ना होके 12 दिसंबर 2018 होता तो आपका क्या कहना होता। तो आइए 2 डेट लेते हैं, एक 12 जनवरी 19, एक 12 दिसंबर 18। दोनों ही चार्ज कब क्रिएट हुए हैं, अमेंडमेंट के बाद हुए हैं। तो अगर आप यहां देखोगे तो 30 दिन में 11 फरवरी पे रजिस्टर हो जाना चाहिए था, आपने किया नहीं क्योंकि आपको 2 मार्च को तो याद आया। अब आप 60 डेज में चले जाइए, यानी कि 13 मार्च तक आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इधर आते हैं तो आपको तो भैया 12 दिसंबर 2018 को आपने चार्ज क्रिएट किया, आपने तो भाई 30 दिन निकाल ही दिया है। अब आप 60 डेज वाले टाइमलाइन पे भी जाएंगे तो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 60 डेज में 10 फरवरी लास्ट डेट आती है, आपको रियलाइज ही 2 मार्च को हो रहा है। तो अब आप जाओगे फर्दर 60 डेज वाले में, आप 11 अप्रैल तक रजिस्टर कर सकते हो, नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस और एडवोलोरम फीस भी लगेगी, एंड दैट्स इट। अब दोस्तों मैं जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं फटाफट। 77 हमारा पूरा हो गया, मेन सेक्शन 77 ही था। 80 में चलते। 80 क्या बोलता है, डीम्ड नोटिस। कहता है भाई देखो, जो भी चार्ज आरओसी के पास क्या है, रजिस्टर्ड है, तो वो पब्लिक ऑफिस है। अब कहता है कोई भी व्यक्ति अगर उस प्रॉपर्टी से या कंपनी से डील करता है तो मान के चलेंगे उस व्यक्ति को पता था कि इस पे चार्ज ऑलरेडी क्या है, रजिस्टर्ड है। एग्जांपल, एचडीएफसी के फेवर पे हमने चार्ज क्रिएट किया, चार्ज आरओसी को रजिस्टर करवाया, डन सर। अब चार्ज रजिस्टर हो गया। अब एसबीआई जो है वो भी एसीटी लिमिटेड को लोन दे रही है, और एसबीआई जब एसीटी लिमिटेड को लोन दे रही है तो सेक्शन 80 क्या बोलता है, सेक्शन 80 बोलता है एसबीआई, मैं मान के चलूंगा कि आपको यह बात पता है कि अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड ने ऑलरेडी सेम लैंड पे एचडीएफसी के फेवर पे चार्ज क्रिएट करके रजिस्टर कराया है। एसबीआई बोलेगा हमको तो एसीटी लिमिटेड ने बताया नहीं था, तो एसबीआई को कंपनीज एक्ट का सेक्शन 80 बोलेगा भैया हम डीम्ड नोटिस मान के चलते हैं। और एक सेक्शन 399 भी आपको पढ़ाया था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि जो भी चीजें आरओसी के पास रजिस्टर है, कंपनीज एक्ट मान के चलता है कि आउटसाइडर जब भी कंपनी से डील कर रहा है उसको ये बात पता है जो आरओसी के पास हमने रजिस्टर कराई है। और आरओसी के पास हमने क्या रजिस्टर कराया कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के फेवर पे हमने सेम लैंड पे क्या क्रिएट किया है, चार्ज क्रिएट किया है। तो अगर कोई व्यक्ति आके बोलता है कि नहीं भैया हमको तो नहीं पता था चार्ज क्रिएटेड है करके, वो फेल टू वेरीफाई होता है, उसको कुछ लॉस होता है, कंपनी उस पर लायबल नहीं है। मैं 78 पे चलता हूं। 78 क्या बोलता है भाई देखो, प्राइमरी ड्यूटी तो सेक्शन 77 पे किसकी है, कंपनी की है। कंपनी अगर चार्ज को रजिस्टर नहीं करती है तो किसका
किसका काम है चार्ज को रजिस्टर करने का? चार्ज होल्डर का। 78 ऐसा बोलता है, कहता है भैया देखो प्राइमरी ड्यूटी 77 में कंपनी की ही है, अगर कंपनी नहीं रजिस्टर कर रही है तो चार्ज होल्डर तुम तो अनसिक्योर्ड हो जाओगे ना। पढ़े नहीं क्या 77(3) में कि चार्ज अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो आपको अनसिक्योर्ड बोला जाएगा। तो चार्ज होल्डर 78 पे इंपावर होता है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 78 चार्ज होल्डर को ये इंपावरमेंट देता है, पावर देता है कि आप जाके चार्ज को रजिस्टर करा लो। तो सर वो चले जाएगा आरओसी के पास, गया CHG1 या CHG9 लेके। आरओसी कंपनी को 14 दिन का टाइम देगा कि कंपनी चार्ज होल्डर खुद ही आ गया, कहता है कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया। कंपनी अगर खुद से रजिस्टर कर लेती तो ठीक है, कंपनी अगर कुछ 14 दिन में जवाब नहीं देती है तो आरओसी चार्ज होल्डर के कहने में चार्ज को रजिस्टर कर लेगा। अब सवाल आता है सर जो भी नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस या एडवोलरम फीस चार्ज होल्डर ने पे की होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो रिकवर कर सकता है किससे? कंपनी से। ठीक है सर, अब मैं चलता हूं 79 में। 79 में दो चीजें कवर होती है। कहता है भाई देखो आपने जो चार्ज क्रिएट किया था उस पर कोई मॉडिफिकेशन आ गया, ठीक है सर, अब ये मॉडिफिकेशन को भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा CHG1 या CHG9 देके। तो मॉडिफिकेशन के ऊपर भी सेक्शन 77 लगता है। सर मॉडिफिकेशन के अलावा क्या होगा? मॉडिफिकेशन के अलावा मान लो कंपनी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है जिसपे ऑलरेडी चार्ज है। सर एग्जांपल बताओ, एसीटी लिमिटेड है, ओके, एसीटी लिमिटेड को एक लैंड पसंद आ गई, XYZ लिमिटेड की वो लैंड थी, लेकिन वो लैंड में XYZ लिमिटेड ने चार्ज क्रिएट करके रखा था SBI के फेवर पे। क्यों सर? क्योंकि SBI बैंक ने XYZ लिमिटेड को लोन दिया होगा, तो लोन दिया था उसके लिए XYZ लिमिटेड ने उस लैंड पे चार्ज क्रिएट किया था SBI के फेवर पे। अब एसीटी लिमिटेड को वो लैंड अच्छा लग रहा है, मैं SBI को बोलूंगा SBI आपको कोई आपत्ति है, आप चार्ज होल्डर हो, मैं अगर ये लैंड खरीद लूं XYZ लिमिटेड से? वो बोलेगा कोई आपत्ति नहीं है, मैं XYZ लिमिटेड से वो लैंड ले लिया। अब बात को समझना, XYZ लिमिटेड से जो मैंने लैंड लिया है उस पे ऑलरेडी चार्ज था, पहले उसका मालिक कौन था? XYZ लिमिटेड। अब मालिक कौन बन गया? मैं। अब SBI क्या बोलेगा कि भैया वो पहले मालिक था, अब तुम ले लिए मेरे से पूछ के, तो पुराना वाला चार्ज क्या हो जाएगा? वेकेट, क्योंकि मालिक ही बदल गया। नया चार्ज कौन आया? एसीटी लिमिटेड। अब एसीटी लिमिटेड की ड्यूटी रहेगी कि अब उसको चार्ज क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ SBI। आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे सर XYZ लिमिटेड पैसा नहीं देगा तो फिर तो एसीटी लिमिटेड को पैसा देना पड़ेगा, उसकी लैंड चले जाएगी। हाँ ऐसे ही होने वाला है भाई, सीधी सी बात है। एसीटी लिमिटेड उस लैंड में हाथ ही नहीं डालेगा अगर XYZ लिमिटेड के रीपेमेंट कैपेबिलिटी में मेरे को डाउट होगा। मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी ले रहा हूं, वो रीपे करेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उसका मार्केट में नाम है, बोल के मैं SBI से पूछ के ले रहा हूं। SBI की परमिशन के बिना भी नहीं ले सकता मैं, क्योंकि वो चार्ज होल्डर है। तो मैं इतना मूर्ख नहीं है एसीटी लिमिटेड की उसको दिख रहा है कि रीपे नहीं करेगा और हाथ से मेरे लैंड चले जाएगी और उसके बाद भी ले रहा है। ये सारा कुछ देख समझ के होती चीजें, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है। सेक्शन 79 बोलता है कि जब जब कोई भी कंपनी उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड को, उस गुड्स को, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ले रही है जिसपे ऑलरेडी चार्ज था, तो पुराना चार्ज खाली हो जाएगा। अब जो नया मालिक है उसको चार्ज होल्डर के फेवर में वापस से एक चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कंपनी, यानी कि मैं एसीटी एक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टी जिसपे ऑलरेडी क्या है? चार्ज। जब जब मॉडिफिकेशन होगा तब तब भी 77 लगेगा। अब बात को समझना, सर मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होगा? अरे भाई पहले आपने 1 करोड़ का लोन लिया था, 5 करोड़ की लैंड को आपने उस पे चार्ज पे लगाया था, अब आपने 2 करोड़ रुपए का और लोन लिया, टोटल 3 करोड़ हो गए। तो अब लैंड पे पहले 1 करोड़ की सिक्योरिटी थी, अब और बढ़ जाएगी 3 करोड़ की। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। इंक्रीज डिक्रीज हो गया लिमिट, आपने परी पासो चार्ज क्रिएट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ, रीपेमेंट शेड्यूल चेंज हो गया, पार्शियल रिलीज हो गया, कुछ प्रॉपर्टी आपने रिलीज करा ली, टर्म्स एंड कंडीशन में अल्टरेशन हुआ, इन सबको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो जो भी मॉडिफिकेशन होगा आपको इस मॉडिफिकेशन को भी रजिस्टर कराना है। और आप अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हो जो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू अ चार्ज है तो पिछला चार्ज खाली होगा, आपको नया चार्ज रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब बात को सुनना, सर ये मॉडिफिकेशन के लिए, और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे जो सब्जेक्ट टू चार्ज है, सेम फॉर्म रहेगा, हाँ CHG1 या CHG9 ही जाएगा, ठीक है सर। लेकिन अब जो मॉडिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन है वो CHG3 पे आएगा। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस पे आ रहा था? CHG2 पे। मॉडिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन किस पे आएगा? CHG3 पे। और इसको कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा, यानी कि आपने चैप्टर 6 का कंप्लायंस किया, ठीक है सर।
अब आता है सेक्शन नंबर 81। कंपनी जो आरओसी है उसको ये मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ चार्जेस। सर कहां पे मेंटेन करेगा? चाहे फिजिकल करे चाहे इलेक्ट्रॉनिक करे। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि एमसीए के पोर्टल में भी मेंटेन कर रहा है तो माना जाएगा डीम्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज मेंटेन हुआ है। कोई भी इसको इंस्पेक्ट कर सकता है बाय पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी। अब 85 बोलता है कंपनी को भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। किसका? चार्जेस का। कंपनी किस पे मेंटेन करेगी? CHG 7 पे मेंटेन करेगी। कहां पे मेंटेन करेगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पे करेगी। इस पे सारे चार्जेस की डिटेल रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट जो लोन एग्रीमेंट रहेगा वो भी रहेगा। कौन कौन सी एंट्री रहेगी? चार्ज जो आपने रजिस्टर कराया, कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें ऑलरेडी चार्ज था वो आपने लिया, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या? जो अभी बताया। सेटिस्फेक्शन का क्या? आपने पूरे पेमेंट कर दिए, यानी कि भैया आपने अपनी प्रॉपर्टी छुड़वा ली है। किसके पास से? लेंडर के पास से। ठीक है सर। एंट्रीज तुरंत की जाएगी। कौन करेगा? या तो डायरेक्टर, या तो कंपनी सेक्रेटरी, या बोर्ड के द्वारा ऑथराइज पर्सन। ठीक है। मेंबर इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं रजिस्टर ऑफ चार्जेस को फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी और व्यक्ति को करना है तो उसको एक फीस पे करनी पड़ेगी और उसी समय वो इंस्पेक्ट कर सकता है आर्टिकल में जो टाइम लिखा होगा उस वक्त। ठीक है सर। कब तक प्रिजर्व करके रखोगे रजिस्टर ऑफ चार्जेस को? परमानेंटली। रजिस्टर ऑफ चार्जेस परमानेंटली रहेगा। और सर वो लोन एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, वो 8 साल के लिए। कहां से 8 साल? जब से सेटिस्फेक्शन हुआ, यानी कि जब से आपने पूरा पैसा पे कर दिया वहां से 8 साल तक आपको इंस्ट्रूमेंट का मेंटेन करना है। रजिस्टर ऑफ चार्जेस परमानेंट रहेगा। इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज जैसे लोन एग्रीमेंट हो गया, इसकी कॉपी हो गई, ये आपको 8 साल के लिए। 8 साल कहां से? फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन। ठीक है सर। 77 हुआ, ये ड्यूटी थी कंपनी की। 78 चार्ज होल्डर का पावर हुआ। 79 कहता है मॉडिफिकेशन में भी लगेगा और प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट टू चार्ज है उस पर भी लगेगा। 80 में डीम्ड नोटिस था। 81 के अंदर अगर आप चलेंगे तो आरओसी का लीगल ऑब्लिगेशन था रजिस्टर ऑफ चार्जेस करना है। 85 के अंदर कंपनी का लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको CHG 7 पे रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना है। अब आते हैं दोस्तों 82 पे। 82 क्या बोलता है ध्यान से समझना, इसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार प्रोविजन करा रहा हूं। कहता है कंपनी को सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जिस लेंडर से आपने पैसे लिए थे उसको पूरा पैसा पे कर दिया। हाँ सर पे कर दिया। अब कहता है कंपनी को इस बात को भी आरओसी को इंटीमेट करना है CHG 4 में 30 डेज में। कहां से 30 डेज में? जब आपने पूरा पेमेंट कर दिया वहां से। सर मान लीजिए 30 डेज में मैं कंपनी आरओसी को इंटीमेट नहीं कर पाया तो क्या ज्यादा टाइम मिलेगा जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए मिल रहा था? मिलेगा। यहां पे कितना दिन मिलता है? 300 दिन। एडिशनल फीस देना पड़ेगा, 300 दिन मिलेगा। 300 दिन का मतलब क्या? एडिशनल 270 डेज, क्योंकि ओरिजिनल 30 दिन है वो भी पेमेंट से है और जो एक्सटेंडेड है 300 दिन वो भी पेमेंट से है। तो अगला कितना मिल रहा है? 270। 30 दिन में करोगे नॉर्मल फीस लगेगा, अगले 270 पे करोगे एडिशनल फीस लगेगा। समझा सर? सर आपने आरओसी को बता ही दिया CHG 4 पे। अब आरओसी क्या करेगा? आरओसी नोटिस भेजेगा चार्ज होल्डर को कि चार्ज होल्डर आपको मैं 14 दिन का टाइम देता हूं। कंपनी तो बोल रही है कि आपको पूरा पैसा दे दिया गया है, क्या इसको सेटिस्फेक्शन को मैं रजिस्टर कर लूं? चार्ज होल्डर अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है आरओसी उसको नोट करेगा और कंपनी को बता देगा कि भैया ये ऑब्जेक्ट कर रहा है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा तो 14 दिन के अंदर आरओसी उस चार्ज के सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर कर लेगा। मैं बताना चाहता हूं चार्ज होल्डर को कोई नोटिस नहीं जाएगा आरओसी की तरफ से अगर CHG 4 चार्ज होल्डर के द्वारा भी साइन हुआ है। अब CHG 4 पे आप क्या कर रहे हो? कंपनी इंटीमेट कर रही है कि हमने चार्ज होल्डर को पूरा पैसा दे दिया है। उस पे चार्ज होल्डर खुद भी साइन कर रहा है, यानी कि उसको पता है, वो खुद कंसेंट दे रहा है, हाँ भैया मेरे को पेमेंट मिल गई है। तो आरओसी को 14 डेज का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। आरओसी ने रजिस्टर कर लिया सेटिस्फेक्शन। CHG 5 पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन किसको इशू कर देगा? कंपनी को इशू कर देगा कि आपका चार्ज क्या हो गया है? सेटिस्फाई। ध्यान रखना आपको जब से आपका चार्ज सेटिस्फाई हुआ है वहां से 8 साल तक आपको इंस्ट्रूमेंट को प्रिजर्व करके रखना है। इंस्ट्रूमेंट यानी कि वो लोन एग्रीमेंट जिससे चार्ज क्रिएट हुआ था। रजिस्टर ऑफ चार्जेस आपको परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना है। अब मैं चलता हूं दोस्तों 83 पे। 83 अपने को क्या कहता है? 83 कहता है देखो भाई आमतौर पर आरओसी तभी सेटिस्फेक्शन को क्या करता है? रजिस्टर करता है जब कंपनी उसको क्या करती है? इंटीमेट करती है। बराबर है क्या? लेकिन मान लीजिए कंपनी की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं जाता है, क्या तब भी आरओसी सुओ मोटो उसको रजिस्टर कर सकता है क्या सेटिस्फेक्शन को? द आंसर इज यस। आइए इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं ताकि आप इसको बेहतर कनेक्ट कर पाए। देखो एक रंजीत नाम का व्यक्ति है, थर्ड पार्टी है,
ये परचेस कर रहा है एक प्रॉपर्टी फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। रंजीत है, थर्ड पार्टी है, एबीसी लिमिटेड से एक प्रॉपर्टी ले रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको मॉर्गेज किया था एबीसी ने ओके बैंक को, और ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गई है लोन से। ठीक है सर, और ये सब रजिस्ट्रार ने रिकॉर्ड भी कर लिया। ये सब रजिस्ट्रार कौन है? जो लैंड रजिस्ट्री वाला होता है ना, जो लैंड को रजिस्टर करता है, उसने ये बात रिकॉर्ड कर ली है कि हाँ ये प्रॉपर्टी एबीसी लिमिटेड की थी, इसको मॉर्गेज किया था ओके बैंक को, लेकिन ओके बैंक का पूरा पैसा जा चुका है और सब रजिस्ट्रार ने इसको रजिस्टर कर लिया कि हाँ भैया अब ये प्रॉपर्टी फुल्ली रिलीज हो चुकी है। ठीक है सर, अब मुद्दा ये है, ना तो एबीसी लिमिटेड जिससे प्रॉपर्टी ली गई और ना तो ओके बैंक जिसको चार्ज क्रिएट करके दिया गया था, किसी ने भी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज आरओसी के पास फाइल नहीं किया हुआ है। बताइए रंजीत के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि रंजीत के पास जो प्रॉपर्टी है, ऑल्दो उस पर कोई चार्ज अब एक्चुअली नहीं है, बट आरओसी के रिकॉर्ड में चार्ज दिखा रहा है, क्योंकि ना तो एबीसी लिमिटेड ने सेटिस्फेक्शन के लिए अप्लाई किया, ना तो ओके बैंक ने सेटिस्फेक्शन के लिए अप्लाई किया, बट हाँ सब रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्टर कर लिया है कि इस पे अब किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, लैंड रिकॉर्ड का जो सब रजिस्ट्रार है। तो यहां पे सेक्शन 83 ये कहता है भाई देखो, भले आरओसी को कोई इंटीमेशन नहीं मिला, रंजीत जा सकता है किसके पास? सीधा आरओसी के पास, और वो दिखाएगा कि देखो सब रजिस्ट्रार ने फुल्ली डिस्चार्ज करके इसको मेरे नाम पे रजिस्टर कर लिया है, ना तो एबीसी लिमिटेड का अब कोई पैसा बचा है, ना तो ओके बैंक का पैसा बचा है। ये एविडेंस जैसी दिखाएगा रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार एक बार सेटिस्फाई हो गया तो भले रजिस्ट्रार को कंपनी की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं आया, बट एविडेंस पेश कर दिया रंजीत ने जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, इसके कहने पे भी आरओसी बिना कंपनी के इंटीमेशन के इस चार्ज को सेटिस्फाई कर सकता है। तो देखो कहता है रजिस्ट्रार के पास सुओ मोटो पावर है कि वो इंटर कर सकता है सेटिस्फेक्शन और रिलीज ऑफ रजिस्टर्ड चार्ज ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गया, विथ एविडेंस ऑफ रीपेमेंट। किसने एविडेंस दिया? रंजीत ने। रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट भी दिखाया, इवन विदाउट एनी फाइलिंग बाय द कंपनी और द बैंक। कंपनी ने कोई सेटिस्फेक्शन के लिए अप्लाई नहीं किया, बैंक ने नहीं किया, उसके बाद भी किसी के थर्ड पर्सन के कहने में भी कर सकता है। रजिस्ट्रार इन्फॉर्म कर देगा अफेक्टेड पार्टी को 30 दिन में, बैंक को भी, कंपनी को भी और रंजीत को भी, कि भैया सेटिस्फेक्शन हो गया है। जब फुल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा रजिस्टर, CHG5 में आपको फॉर्म इश्यू करना पड़ेगा, किसको? आरओसी को। ठीक है सर, इसलिए रंजीत डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है किसको? रजिस्ट्रार को। ठीक है सर, यहां तक समझा? तो कहता है देखो, अगर कोई प्रॉपर्टी जो थी चार्ज में वो थर्ड पार्टी को बिक चुकी है और कोई इंटीमेशन कंपनी नहीं दे रहा है, रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी है कि आप उसको एविडेंस दिखाओ कि भैया हमने पूरा पैसा पे कर दिया, इनका चार्ज पूरा सेटिस्फाई हो गया। रजिस्ट्रार क्या कर लेगा? नोट कर लेगा कि चार्ज सेटिस्फाई हो गया है, और जो भी सेटिस्फेक्शन नोट करने के बाद वो 30 डेज में पार्टी को बता देगा। पूरा सेटिस्फेक्शन नोट करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद CHG5 पे वो ये सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या करेगा? इशू करेगा। ठीक है सर, 84 पे चलते हैं। सर 84 इज वेरी इजी। 84 क्या बोलता है? भाई देखो, हमने जब आपसे लोन लिया था बैंक से, तो बैंक ने अपने इंस्ट्रूमेंट में लिखा था कि कल को कंपनी अगर लोन रीपे नहीं कर पाई तो बैंक के तरफ से एक मैनेजर आएगा जो इनकी असेट को सीज करेगा, उसको बेचेगा, पैसा वसूल करेगा, और पैसा वसूल करने के बाद अगर कुछ सरप्लस बचा तो कंपनी को लौटा देगा, और उसके बाद वो वापस बैंक के पास चले जाएगा। यानी कि इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ये बात आपके लोन एग्रीमेंट में इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज पे ही लिखी हुई थी, तो उसके दम में बैंक वाले ने, यानी कि लेंडर ने, एक मैनेजर अपॉइंट किया, रिसीवर अपॉइंट किया। या तो ये बैंक वाला कोर्ट चले गया और कोर्ट को बोला कि देखो भैया ये प्रॉपर्टी है, सिक्योर्ड है, मेरे फेवर पे रजिस्टर्ड भी है, मेरे को आदेश दीजिए कि मैं एक रिसीवर और मैनेजर अपॉइंट कर सकूं जो इस प्रॉपर्टी को सीज करके बेच के हमारे पैसे को रियलाइज कराए। तो जो लेंडर है, जिसके फेवर पे चार्ज क्रिएटेड है, जो चार्ज होल्डर है, वो या तो कोर्ट के ऑर्डर से या तो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज पे ये पावर था कि आप मैनेजर और रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हो, उसने ये अपॉइंट कर लिया। अब वो जो रिसीवर है ना, वो जैसे ही अपॉइंट हुआ है, वो वहां से 30 डेज के अंदर CHG6 में कंपनी को और रजिस्ट्रार को, दोनों को बताएगा कि भैया चार्ज होल्डर ने मेरे को अपॉइंट किया है, मैं आ रहा हूं, आपकी प्रॉपर्टी सीज करूंगा, असेट बेचूंगा, लाइबिलिटी को पे ऑफ करूंगा। ठीक है सर, रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटी रहेगी?
जैसे ही उसको ये नोटिस रिसीव हुआ, वो इस पर्टिकुलर को नोट कर लेगा कि भैया इस कंपनी के लिए तो रिसीवर भी अपॉइंट हो गया, ये तो डिफॉल्ट की है कहीं ना कहीं। ठीक है सर, ये हुआ। अब जैसे ही रिसीवर का काम खत्म होगा, वो सीज हो जाएगा, सीज यानी कि उसका काम खत्म। तो जाने के वक्त भी वो नोटिफाई करेगा कंपनी और रजिस्ट्रार को फॉर्म नंबर CHG 6 पे, और रजिस्ट्रार इस सेसेशन को भी नोट करेगा कि इस दिन अपॉइंट हुआ, इस दिन सीज हुआ, अपना काम करके चले गया। ये 84 है। 86 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। अब मैं आपको 87 पे लेके चलता हूं। 87 अपने को क्या बोलता है? कहता है मान लीजिए आपने कुछ ओमिशन किया। क्या ओमिशन किया? जब आपने चार्ज को रजिस्टर करवाया था, बराबर है क्या, उस पे आपने कुछ ओमिट किया, अमाउंट थोड़ा सा गलत बता दिया, प्रॉपर्टी जो रजिस्टर थी चार्ज में वो गलत बता दिया, सेटिस्फेक्शन में कुछ चीजें गलत बताई है, आपने मिस स्टेटमेंट डाल दिया प्रीवियसली फाइलिंग में, या तो आपने 300 दिन के अंदर सेटिस्फेक्शन इंटीमेट नहीं किया, या तो जो प्रीवियस फाइलिंग आपने क्रिएशन किया, मॉडिफिकेशन किया, उस पर कुछ रिलेवेंट फैक्ट आपने ओमिट किए। अब चाहते हो कि आप उसको रेक्टिफाई करवा लो, तो आप CHG 8 पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देगा, बोले कोई बात नहीं, 300 दिन पे आपसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, जानबूझ के तो नहीं किया था ना, ठीक है, मैं रजिस्ट्रार को बोल देता हूं, रजिस्ट्रार आपको 300 दिन के बाद भी टाइम एक्सटेंड करके आपका सेटिस्फेक्शन को क्या कर लेगा? रजिस्टर कर लेगा। अच्छा, प्रीवियस फाइलिंग पे मॉडिफिकेशन में कोई गलती हो गई थी, जानबूझ के तो नहीं किया था ना, अनइंटेंशनल था ना, इनएडवर्टेंस में थे ना, शेयर होल्डर और क्रेडिटर का कोई नुकसान तो नहीं है ना, नहीं है ना, चलो मैं ऑर्डर कर देता हूं रेक्टिफिकेशन के लिए। तो कहता है देखो, ये एक्सीडेंटल डिफॉल्ट होना चाहिए, इनएडवर्टेंस यानी कि अनइंटेंशनल होना चाहिए, जिसपे क्रेडिटर और शेयर होल्डर को कोई नुकसान नहीं है। आप CHG 8 पे अप्लाई करेंगे, या तो कंपनी या तो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ओमिशन और मिस स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करने का ऑर्डर दे देगी, या तो बोलेगी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को 300 दिन से ज्यादा का बढ़ा के दे दो, क्योंकि 300 दिन पे आप नहीं कर पाए हो। अब इसके ऊपर अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, तो क्वेश्चन देखो यहां पे आता है, ABC लिमिटेड है, उसने ड्यूली रजिस्टर किया चार्ज इन फेवर ऑफ जेड बैंक, ठीक है सर। अब मस्ट टेक करेक्टिव एक्शन व्हेन अ सब्सिक्वेंट एनहांसमेंट ऑफ लोन फैसिलिटी बाय 20 करोड़ हुई। तो कहता है क्या ABC लिमिटेड को एक करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए जब उसने चार्ज रजिस्टर किया था जेड बैंक के फेवर पे, लेकिन बाद में 20 करोड़ रुपए का और लोन फैसिलिटी इनहांस हुई, यानी कि ओरिजिनली जितना लिया था उससे और 20 करोड़ रुपए की आपको इनहांसमेंट मिली है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है। तो आपने तो भाई सिर्फ चार्ज रजिस्टर कराया था, ये मॉडिफाई तो आपने बताया ही नहीं है, आपने इस चीज को ओमिट कर दिया, आपका लोन एनहांसमेंट हो गया था, मॉडिफिकेशन आपको कराना था, आपने मॉडिफिकेशन नहीं कराया, ये रजिस्टर नहीं हुआ इनएडवर्टेंस की वजह से, अनइंटेंशनल था। तो इस केस पे क्या रेमेडी अवेलेबल है? तो कहता है 87 में ABC लिमिटेड या तो जेड बैंक। जेड बैंक कौन है? जो चार्ज होल्डर है। सर ये क्यों जाएगा 87 में? अरे भैया, अगर ये रजिस्टर नहीं हुआ तो ये 20 करोड़ के लिए आप अनसिक्योर्ड हो जाओगे। सेक्शन 73 सबसेक्शन 3 और 4 पढ़े थे ना, कि चार्ज क्रिएट हुआ, रजिस्टर नहीं हुआ तो अनसिक्योर्ड माना जाएगा। तो कहता है ABC लिमिटेड या तो जेड बैंक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को CHG 8 में अप्लाई कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, ये प्रूव करके कि जो नॉन रजिस्ट्रेशन हुआ ना वो एक्सीडेंटल था, क्रेडिटर और शेयर होल्डर का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, हमने ओरिजिनली चार्ज रजिस्टर कराया बट मॉडिफिकेशन को रजिस्टर कराना भूल गए थे, इसको रेक्टिफाई करवा लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, 4 हुआ। अब कहता है देखो, ये PQR लिमिटेड है, एक्वायरिंग कंपनी है, क्या उसका कोई ऑब्लिगेशन होगा चार्ज रजिस्टर कराने का जब वो ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रही जिसपे ऑलरेडी क्या है, चार्ज रजिस्टर्ड? 79 लगेगा, कराना पड़ेगा आपको। अब देखो ये वाली बात, क्या चार्ज रिक्वायर्ड है कि आपको क्रिएट चार्ज रजिस्टर कराना पड़ेगा? आपने एक 30 लाख का वर्किंग कैपिटल लोन लिया जिसपे स्टॉक और रिसीवेबल पे चार्ज क्रिएट किया, तो ठीक है, क्या ये कंपनी का स्टॉक और रिसीवेबल है? हाँ जी, तो चार्ज तो रजिस्टर होगा। कंपनी ने 5 लाख का एडहॉक ओवरड्राफ्ट लिया, ये डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी पे लिया, क्या इस पे भी चार्ज रजिस्टर होगा? अरे भैया, चार्ज का डेफिनेशन देखो, चार्ज बोलता है कंपनी की प्रॉपर्टी पे, कंपनी की एसेट पे, कंपनी की अंडरटेकिंग में या दोनों पे अगर आप सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो उसको चार्ज बोला जाता है। डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी कंपनी की थोड़ी प्रॉपर्टी है यार। तो देखो यहां पे कहता है, यहां पे ध्यान से देखोगे तो कहता है देखो, पर्सनल गारंटी इज नॉट इज इक्वल टू कंपनी असेट।
अगर चार्ज आपको क्रिएट और रजिस्टर करना है तो 30 लाख पे होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी कंपनी की एसेट में है। लेकिन कोई चार्ज नहीं होगा 5 लाख में, क्योंकि वो पर्सनल गारंटी है। पर्सनल गारंटी इज नॉट इक्वल टू कंपनी एसेट, वो चार्ज ही नहीं है। इफ नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज, सेक्शन 77 अलाउ करता है कि आपको अनदर 30 दिन मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पे पूछा था सितंबर 24 में 5 मार्क्स का, इतना बड़ा क्वेश्चन था पैराग्राफ का, बराबर है क्या? उसको मैं 2 लाइन पे कवर कर दिया। कहता है भैया सीधी सी बात बताओ, कंपनी ने बैंक को लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने 200 लाख की लिमिट अलाउ कर दी। यानी कि कंपनी ने जैसे ही अपना लैंड मॉर्गेज किया, टाइटल डीड को डिपॉजिट करके, टाइटल डीड यानी कि जमीन के कागज को डिपॉजिट किया, इसको इक्विटेबल मॉर्गेज बोलते हैं, उसी दिन बैंक ने बोला कि 200 लाख का लोन आपका अप्रूव, जिस दिन आपने मॉर्गेज क्रिएट किया। लेकिन कंपनी बोलती है हमने इस 200 लाख का इस्तेमाल करना शुरू कब किया पता है क्या? अगस्त पे। तो हम 30 दिन अगस्त से गिनेंगे जब से हमने इस्तेमाल करना शुरू किया उस पैसे को, कि ये 30 दिन हम उस दिन से गिनेंगे जिस दिन हमने क्या किया है? मॉर्गेज किया है। ऐसे घुमाया आपको। तो भैया सीधी सी बात है, मॉर्गेज हुआ यानी कि उस दिन क्या हुआ? क्रिएट हुआ। तो सीधी सी बात है, जब आपको 1 मार्च को आपने चार्ज क्रिएट किया, उस दिन से 30 डेज गिनेंगे और 30 डेज में कंपनी को आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर कराना पड़ेगा, ना कि उस दिन से जब से आपने उस लोन का फायदा उठाना शुरू किया। दूसरी बात, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? कंपनी की। तो पहले कंपनी करेगी, कंपनी नहीं करती चार्ज रजिस्टर तो चार्ज होल्डर रजिस्टर करेगा। तो कहता है द ट्रिगर पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ चार्ज 1 मार्च 2023, जहां पे इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट किया गया है बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, ना कि यूटिलाइजेशन से। और नॉन रजिस्ट्रेशन क्या करेगा? वॉइड कर देगा लिक्विडेटर और क्रेडिटर के खिलाफ पे। ठीक है, और लाइबिलिटी किसकी है करवाने की चार्ज को रजिस्टर? वो कंपनी की है। दैट्स ऑल दोस्तों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे आंसर के साथ, बट ये टाइम बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, जिसको मैं सीधा क्रिस्प कर दिया कि एग्जैक्ट क्या पूछना चाह रहा था। वो जानबूझ के टाइम वेस्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट इतना सारा सवाल बना के देता है, बट टेक्निकल पॉइंट को हिट करने के लिए मैंने छोटे क्वेश्चन बना दिए, छोटे आंसर बना दिए कि एग्जैक्टली आपका ब्रशअप हो जाए उन टेक्निकल पॉइंट का। और इसीलिए मैं इसको विजडम सेशन बोलता हूं दोस्तों। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। यहां पे आके आपका पूरा का पूरा चैप्टर होता है समाप्त। 77 पे रजिस्टर करना है, 78 पे चार्ज होल्डर को पावर है, 79 के अंदर मॉडिफिकेशन करवाना है उसका रजिस्ट्रेशन, 80 के अंदर डीम्ड नोटिस है, 81 पे रजिस्ट्रार को बोला है तुम चार्ज का रजिस्टर मेंटेन करना, 82 के अंदर आपको सेटिस्फेक्शन इंटीमेट करना है, 83 पे आरओसी को पावर है कि अगर आप सेटिस्फेक्शन उसको रिपोर्ट नहीं भी किए उसके बावजूद भी वो सुओ मोटो भी रजिस्टर कर सकता है सेटिस्फेक्शन। 84 पे रिसीवर और मैनेजर को नोटिस देना है, 85 पे कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना है, 86 में पेनल्टी है, 87 में रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। CHG1 और CHG9 एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन के लिए, CHG2 में रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है, CHG3 में मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट देता है, CHG4 पे मैनेजर CHG4 पे आप इंटीमेट करते हो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, CHG5 पे जब आप सेटिस्फेक्शन के लिए अप्लाई करते हो 4 पे, तो 5 पे आरओसी आपको देता है सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। CHG6 में मैनेजर और रिसीवर कंपनी और आरओसी को बताता है कि मैं आ गया हूं। CHG7 में कंपनी रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन कर रही है। CHG8 में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करते हो रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के जाना इस बार लॉ पे 80 पार। मिलते हैं दोस्तों अगले विजडम सेशन में। टिल दैट टाइम टेक केयर दोस्तों। और अगर चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। बाय बाय। लाइक नहीं किया तो करते हुए जाइएगा।